हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग कंक्रीट की एक नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ओके, क्या पढ़ेंगे हम लोग? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। देखिए, अभी हमने क्या सीखा था? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सीखा था। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होता है एक सिग्निफिकेंट वैल्यू देता है, क्योंकि कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल है, इसके कारण वो कंप्रेशन में क्या होता है? स्ट्रांग होता है, बट टेंशन में क्या होता है? वीक होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, और इसे पता करने के लिए कुछ टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इसे पता करने के लिए कुछ टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, तो उन टेस्ट को हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। चलिए, तो जो पहले टेस्ट का नाम है, पहले मैं आपको टेस्ट के नाम बता देता हूं। द फर्स्ट टेस्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज डायरेक्ट टेंशन टेस्ट। द फर्स्ट टेस्ट इज डायरेक्ट टेंशन टेस्ट. The second one is flexural test, and the third one is split cylinder test. क्या बोलते हैं इसे? split cylinder test. ओके, ये तीन टाइप के टेस्ट हैं जिसकी मदद से मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालूंगा। ओके, ये बात समझ में आ गई। एक चीज चाहे तो आप याद रख सकते हैं कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना, जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है किसकी? कंक्रीट की। जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की इज 7% टू 15% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एक तो ये वैल्यू ध्यान रखिएगा, और कई बार ऑब्जेक्टिव में एक और चीज बताई गई है, वो मैं यहां लिख देता हूं। ऑब्जेक्टिव में देखा गया है कि 1/10 टू 1/15 ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये भी मिला है ना। समझा रहा हूं मैं आपको, ये मैंने किस तरह से लिखा है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसका? ऑफ कंक्रीट। ओके, बेसिकली एक चीज हमें ऐसी मिली है, एक हमें इस तरह से मिला है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ऑफ कंक्रीट इज 7 to 15% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 7 से 15% क्या होता है? उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ 7 से 15% कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का होता है। और एक और चीज मिला है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, और उसका आंसर ये था कि 1/10 to 1/15 ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। समझ में आया? तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की दो चीजें मिल जाएगी। जब परसेंटेज में पूछे तो ये 7 से 15 वाला सही रहेगा, और जब ऐसे फ्रैक्शन में पूछे तो 1/10 to 1/15 रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आपको? क्लियर है? ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। तो पहले टेस्ट को देखते हैं, है ना, पहले टेस्ट को देखते हैं, विच इज डायरेक्ट टेंशन टेस्ट। तो देखते हैं डायरेक्ट टेंशन टेस्ट होता क्या है। इसमें क्या करा हम लोगों ने? एक स्पेसिमेन लिया। हमने क्या करा? कंक्रीट का ऐसा स्पेसिमेन लिया। ओके, ये इस तरह से स्पेसिमेन ले लिया। ओके, अगर हम चाहें तो स्पेसिमेन को ऐसे 3D भी देख सकते हैं। ओके, इस तरह से 3D देख लेते हैं, ये देखिए। ओके, अब इसमें क्या करा हम लोगों ने? इस तरह से एक्सियल लोड लगाया। क्या लगाया? एक्सियल टेंसाइल लोड लगाया। ये देखिए, एक्सियल टेंसाइल लोड लगाया। लिख देता हूं यहां पर, जो T है वो क्या है? हमारा टेंसाइल, या फिर इसको मोर एक्यूरेटली लिखते हैं हम लोग एक्सियल
टेंसाइल लोड, एक्सियल टेंसाइल लोड। एक्सियल क्यों बोला? क्योंकि इस स्पेसिमन के एक्सेस से होकर क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अब बताइए, ये स्पेसिमन है, इसको पकड़ के अगर मैंने खींचा तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर इससे समझे, फॉर एग्जाम्पल इस वाले से समझते हैं, ठीक है, इससे समझते हैं तो क्या होगा? ये देखिए, पकड़ के खींचा और ये देखो क्या हुआ, पकड़ के खींचा क्या हुआ, समझ में आया? तो यही चीज वहां पर हो रही, मतलब इस एक्सियल टेंसाइल फोर्स के कारण मेरा जो स्पेसिमेन है वो टेंशन को सब्जेक्ट हो रहा है और वो खिंचा रहा है, और इस खिंचाव के कारण उसमें क्या हो रहा है, टेंशन डेवलप हो रहा है और वो टूट सकता है। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आई? अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है, पोर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, पोर्स होता है। हम इसको बोल सकते हैं कि ये सॉलिड है, लेकिन इसको सॉलिड कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते, तो जहां पर वॉइड होगा वहां पर लोड कैसे ट्रांसफर होगा? वो तो उस लोड के लिए वीकर सेक्शन हो जाएगा, हाँ या ना? समझ रहे हो मेरी बात? हम ये बात मानते हैं कि कंक्रीट हमारा क्या है, सॉलिड है, लेकिन सॉलिड कंटिन्यूअस बोल सकते हैं क्या? क्योंकि बीच में तो पोर्स आ गए ना, बीच में तो क्या आ गए, पोर्स आ गए। तो खाली जगह में लोड कैसे ट्रांसफर होगा? क्योंकि लोड तो क्या होता है, कांटेक्ट जो रहता है उससे ही ट्रांसफर होता है ना, तो वो पर्टिकुलर जगह पे लोड क्या होगा, नहीं ट्रांसफर हो पाएगा, और उस जगह पे लोड प्योरली एक्सियल भी नहीं रहेगा, समझ में आई बात आप लोगों को? तो ये कारण है पहला। तो दूसरा कारण समझिएगा कि जब कंक्रीट इस टेंशन के कारण टूटेगा, तो जब आप लोड लगा रहे होंगे तो आप धीरे धीरे लोड लगा रहे होंगे और आप क्या करेंगे, रीडिंग भी देखेंगे। कंक्रीट का टेंशन में फेलियर क्या होगा, एक तो सडन होगा और दूसरा कम लोड पे भी हो जाएगा, क्योंकि कंक्रीट टेंशन में तो वीक है ना, कंक्रीट टेंशन में वीक है और सडन टूटेगा भी। इस कारण क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं कभी भी वो रीडिंग लिख ही नहीं पाऊंगा जिसपे वो एग्जैक्टली टूटा, क्योंकि जिन बच्चों ने कॉलेज में प्रैक्टिकल किया होगा उनको पता है कि जैसे ही टूटता है तो डायल गेज की जो रीडिंग है सट से जीरो की तरफ आ जाती है। तो एग्जैक्ट किस रीडिंग पे वो टूटा ये हम कभी भी लिख नहीं पाएंगे। एक अप्रोक्सीमेशन से लिख भी लिया तो भी एक अप्रोक्सीमेट डेटा आप डिजाइन में लोगे क्या, नहीं लोगे, ठीक है। एक तो सडन फेलियर, दूसरा ये हमारा कंक्रीट सॉलिड कंटिन्यूअस नहीं है और इसके कारण बीच में इसमें पोर्स होंगे तो लोड हमारा क्या होगा, प्योरली एक्सियल नहीं रह पाएगा। इस कारण इस टेस्ट से जो भी डेटा मिलेगा उस पर हम रिलाय नहीं कर सकते, उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे फॉर द डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। ये बात समझ में आया? दो चीजें समझाई मैंने आपको, एक तो ये समझाया कि टेस्ट कैसे किया जाता होगा और दो कारण बताए कि क्यों इसके डेटा को, इसके रिजल्ट को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्या आपको ये बात समझ में आई, हाँ या ना? ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं हम, है ना, यहां पर लिख लेते हैं कि क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पर पहला रीजन लिख लेते हैं, द एक्सियल लोड, है ना, द एक्सियल लोड विल नॉट, है ना, विल नॉट act actually, will not act actually at each point due to the pores in concrete। पहला रीजन तो ये हो गया, है ना, पहला रीजन तो ये हो गया। और दूसरा रीजन हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, दूसरा रीजन देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं यहां पर, देखिए क्या लिख रहे हैं, ड्यू टू द सडन failure of concrete under low tensile force, we cannot obtain exact value of force, exact value of tensile force। क्या लिख रहे हैं हम लोग, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टेंसाइल फोर्स, ठीक है। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही तो डेटा एग्जैक्ट नहीं है,
डेटा एग्जैक्ट नहीं है, मतलब जो वैल्यू हम निकालेंगे स्ट्रेंथ की वो क्या होगी, एग्जैक्ट, मतलब उसमें हम रिलाई नहीं कर सकते, है ना, उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? फिर भी जो हमें इस टेस्ट से जो हमें वैल्यू मिलती है उसे हम लोग डिनोट करते हैं एफ टी से। कैसे? एफ टी से डिनोट करते हैं, जो इस टेस्ट से हमें क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। समझ में आया आप लोगों को? टेस्ट बड़ा आसान सा था, अब कुछ काम का ही नहीं है तो इतना ध्यान मत देना, जो नेक्स्ट पढ़ाऊंगा उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। देखो क्यों, नेक्स्ट टेस्ट का नाम क्या है, फ्लेक्सर टेस्ट। और फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है, बेंडिंग। फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है, बेंडिंग। तो टेस्ट का नाम लिखा फ्लेक्सर टेस्ट। ठीक है, देखिए ये किस तरह से किया जाएगा मैं आपको यहां पर समझाता हूं। सबसे पहले इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक बीम का इस्तेमाल करूंगा। ये देखिए, एक बीम को कंसिडर करूंगा। समझ में आया? अब ये जो बीम रहेगी हमारी, ये कैसी रहेगी, सिंपली सपोर्टेड रहेगी। ये देखिए, सिंपली सपोर्टेड रहेगी। ठीक है, ये देखिए, अब यहां से लेकर यहां तक हम क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक आपको क्या मिलेगा, लेंथ एल मिलेगा। लेंथ क्या मिलेगा, एल मिलेगा। समझ में आया? अब क्या करा अपन लोगों ने, फ्लेक्सर वर्ड का इस्तेमाल करा। क्या करा अपन लोगों ने, फ्लेक्सर वर्ड का इस्तेमाल करा। तो फ्लेक्सर वर्ड का इस्तेमाल करा तो इससे फायदा क्या हो रहा है, देखिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि मुझे इस मेंबर के अंदर बेंडिंग प्रोड्यूस करना है, और उस बेंडिंग के कारण जो टेंशन आएगा उसके लिए, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे स्ट्रेंथ निकालना है। समझे मेरी बात? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां लिखा है फ्लेक्सर। फ्लेक्सर का मतलब बेंडिंग, मतलब ये जो मेंबर मैंने आपके सामने बनाया है इसके ऊपर मैं कुछ इस तरीके के फोर्स लगाऊंगा, इस तरीके के फोर्स लगाऊंगा, जिसके कारण क्या होगा, इसके ऊपर बेंडिंग होगी। इस पे बेंडिंग होगी तो ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन। ऊपर कंप्रेशन को कंक्रीट रेजिस्ट करेगा, नीचे जो टेंशन है उसको भी क्या करेगा, कंक्रीट रेजिस्ट करेगा। तो वही रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू है, क्या स्ट्रेंथ है, वो निकालना है। समझ में आया? समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहां से आगे। देखिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका न्यूट्रल एक्सिस यहां पर क्या करता हूं मैं, प्लॉट करता हूं। देखिए ये मैंने यहां पर क्या करा, इसका न्यूट्रल एक्सिस प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं तो उसका क्रॉस सेक्शन देखना चाहता हूं, तो मैंने कहा भैया देख लो, यहां से इसका क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं एट अ डिस्टेंस x। तो जब इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो कैसा दिखेगा बच्चों, ये देखो स्टूडेंट्स, कैसा दिखेगा, ये देखिए, ये इस तरह से इसका क्रॉस सेक्शन दिख जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसका क्रॉस सेक्शन दिख जाएगा। क्रॉस सेक्शन की डिटेल दे दूं आप लोगों को तो आप बोलोगे हाँ दे दीजिए। ये देखिए, ये हो गया B और ये हो गया यहां पर D, ये हो गया यहां पर D। अब देखिए यहां तक का पार्ट क्लियर। अब इस L को 3 बराबर हिस्सों में बांटूंगा, इस L को 3 बराबर हिस्सों में बांटूंगा। तो एक हिस्सा कितनी लेंथ का हो जाएगा, सभी बच्चे बोलेंगे L/3, और फिर बचा हुआ डिस्टेंस L/3। ओके, छोटा हो गया ये वाला L/3, अभी से बड़ा कर देते हैं अपन। कौन सा बोर्ड है हमारे पास, डिजिटल बोर्ड, और डिजिटल बोर्ड के अनेक फायदे। ये देखिए ये कर दिया अपन ने यहां पर L/3। ठीक है, ऐसा कर दिया अपन ने। ठीक है, अब इन L/3 पे हमको क्या करना है, लोडिंग करना है। इन L/3 पे हमको क्या करना है, लोडिंग करना है। तो ये देखिए अपन ने क्या करा, इस तरह से लोडिंग कर दी। ये देखो ये लगा दिया पहला लोड, ठीक है, और ये लगा दिया अपन ने दूसरा लोड। ये समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आया, क्लियर, समझ में आई बात। अब देखिए जब मैं यहां पर लोडिंग करूंगा तो क्या होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। जब मैं यहां पर लोडिंग करूंगा तो ये जो ऊपर का फाइबर है ये ऐसा नीचे दबेगा, ऊपर का फाइबर इस तरह से दबेगा, और नीचे का फाइबर इस तरह से बाहर की तरफ जाएगा। ये देखो ये दिख रहा है आपको। तो ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन होगा, ये बात समझ में आई। ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन होगा। अब अगर नीचे टेंशन हो रहा है, मतलब नीचे टेंशन हो रहा है, तो टेंशन में कंक्रीट में क्या होगा, जब तक वो रेजिस्टेंस दे पा रहा है जब तक ठीक है, और जैसे ही उसमें पहला क्रैक बना आप क्या करोगे, लोड को रोक दोगे, क्योंकि पहला क्रैक टेंशन में क्या होगा, उसने स्ट्रेंथ बता दिया कि इससे ज्यादा मैं लोड नहीं लूंगा, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, लोड लिया तो चकनाचूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चकनाचूर। ठीक है, जिसे
क्या बोलते हैं, कोलैप्स, जिसे क्या बोलते हैं, कोलैप्स हो जाएगा। तो हमें ये चीज नहीं होने देना, हमें सिर्फ देखना है कि किस लोड पे उसमें क्रैक बन गया। समझ में आया? तो क्या करेंगे, यहां से लोड 0 से लेकर 0 किलोन्यूटन से उस लोड तक लगाएंगे जिसके कारण यहां पर क्रैक आया, तो मान लीजिए वो लोड क्या रहा आपका, P किलो न्यूटन रहा। मान लीजिए आपका वो लोड क्या रहा, P किलो न्यूटन रहा। ठीक है, समझ में आई बात? मान लीजिए वो लोड आपका क्या रहा, P किलो न्यूटन रहा। इतना पार्ट क्लियर हुआ? क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट क्लियर हुआ? क्लियर। चलिए वापस से रिपीट कर देता हूं, क्या करा इसमें, ये सेक्शन था, लोड को, इन लोड की पोजीशन को L/3 फ्रॉम दिस एंड, L/3 फ्रॉम दिस एंड लगा। अब लोड को ग्रेजुअली इंक्रीज करा, ग्रेजुअली मतलब क्या करा, 0 किलो न्यूटन से चालू करा और कहां पर लेके गए, उस लोड पे लेके गए जिस लोड के लिए इसके नीचे वाले टेंशन फाइबर पे क्रैक्स फॉर्म हो गया। क्या हो गया, क्रैक फॉर्म हो गया। ये बात समझ में आ गई? अब उस लोड की वैल्यू को आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समझिए, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ जो मैंने बीम इसके पहले बनाया है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करूं, एक लाइन के माध्यम से रिप्रेजेंट करूं, एक लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करूं, तो ये लाइन के रूप में रिप्रेजेंट कर दी मैंने। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं, यहां पर इसके सपोर्ट बना देता हूं। ये देखिए, ये सपोर्ट कंडीशन ऐसी कर दी मैंने, ये देखिए, ये सपोर्ट कंडीशन मैंने कुछ इस तरह से कर दी। ओके, अब क्या कर रहा हूं, इसका जो लेंथ है मैंने यहां से क्या करा, मैंने L लिया, इसका लेंथ मैंने क्या करा, यहां पर L लिया। अब ये लेंथ L लेने के बाद इसको यहां पर क्या लिखा मैंने, L/3। क्या लिखा हम लोगों ने यहां पर, L/3, ये डिस्टेंस लिखा। फिर यहां से यहां तक इसका एक और डिस्टेंस क्या लिखा, L/3 लिखा। और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या रखा हम लोगों ने, L/3 रखा। ये देखिए, L/3 रखा। क्लियर हुई बात आपको यहां पर? चलिए, अब आप लोगों को शायद से ध्यान हो, पिछले डायग्राम में ही हमने क्या बताया था कि इन्हीं L/3 पे हमने लोडिंग करी थी। तो ये हो गया हमारे पास P किलो न्यूटन और ये हो गया हमारे पास P किलो न्यूटन। ये बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई? क्लियर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या ये सिमेट्रिकल लोडिंग दिख रही है? सिमेट्रिकल लोडिंग मतलब अगर मैं एक L/2 पे ऐसा सेक्शन इमेजिन करूं तो लोडिंग क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब यहां पर भी क्या आ जाएगा, P किलो न्यूटन का एक लोड आ जाएगा और यहां पर देखिए इधर भी क्या होगा, P किलो न्यूटन का एक लोड इस तरह से आ जाएगा। ये बात समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब मुझे बनाना रहेगा इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पहले बनाऊंगा मैं इसका क्या, शियर फोर्स। चलिए पहले देखते हैं इसका शियर फोर्स कैसा दिखेगा, है ना। तो इसको बनाते हैं हम लोग यहां से इस तरह से आगे। ये हमने बना दिया इसका शियर फोर्स, इसका बना दिया हमने यहां पर शियर फोर्स। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहां से ये क्या करा हम लोगों ने, है ना, ये यहां पर हमने क्या करा, ये देखिए, है ना, ये देखिए, ये यहां पर इस तरह से कर दिया। अब शियर फोर्स बनाना है। शियर फोर्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस ऑफ आइदर साइड ऑफ द सेक्शन, यही होता है। तो ये रहा मेरा पहला सेक्शन, इसके लेफ्ट तरफ देखो, इसके राइट तरफ देखो। लेफ्ट तरफ देखने में क्या हो रहा है, कम फोर्स दिख रहे हैं। ये देखो लेफ्ट तरफ में क्या हो रहा है, कम फोर्स दिख रहे हैं, लेफ्ट तरफ में कम फोर्स दिख रहे हैं। तो जब भी शियर फोर्स लिखो, जिस तरफ कम फोर्सेस हो उसी तरफ से लिखना, जिस तरफ कम फोर्सेस हो उसी तरफ से लिखना। तो जब कम फोर्स दिख रहा है यहां पर, तो ये देखो कम फोर्स दिख रहा है, तो कम फोर्स दिख रहा है तो P ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको P को ऊपर की तरफ बना दिया। ठीक है, अब इस सेक्शन पे खड़े हो, यहां पर खड़े हो, यहां के पहले देखो कोई फोर्स दिख रहा है क्या, इस P के इधर कोई फोर्स दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर ये दिख रहा था, इसको बना लिया, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो जब यहां से यहां जाओगे तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट चले जाएगा, ये कांस्टेंट चले जाएगा। P अपवर्ड था तो ऊपर बना दिया। अब ये P नीचे की तरफ आ रहा है तो ये P ऐसा नीचे की तरफ ले आया। समझ में आया? ऊपर बना इसलिए यहां पॉजिटिव साइन लगा दिया, ऊपर बना इसलिए पॉजिटिव साइन लगा दिया। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, यहां से आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहां से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो देखो इस पॉइंट के पहले, ये पॉइंट के पहले कोई फोर्स है, तो आप बोलोगे सर एक तो ये था और दूसरा ये था।
इन दोनों ने तो क्या कर दिया, एक दूसरे को इक्वल कर दिया, P ऊपर P नीचे, P अपवर्ड P डाउनवर्ड, कितना 0, तो 0 हुआ, तो ऐसी कैसी सीधी लाइन इस पॉइंट पे पहुंचे तो P नीचे की तरफ दिखा तो P नीचे की तरफ बना दिया। अब इस P के पहले, इस P अपवर्ड के पहले कुछ दिख रहा है तो आप बोलोगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऐसा का ऐसा और फिर ऐसा का ऐसा, ये हो गया निगेटिव। इस रीजन में क्या हुआ, जीरो शेयर फोर्स हुआ, जीरो शेयर फोर्स हुआ। समझ में आई बात, इस रीजन में जीरो शेयर फोर्स हुआ, समझ में आई बात। चलिए यहां से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा डायग्राम बनाऊंगा, तो सभी स्टूडेंट जवाब देंगे सर अब आप बनाओगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट, सभी को ये बात क्या पता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। बेंडिंग मोमेंट होता है लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, देखिए कैसा था हमारे पास बीम, देखिए कैसा था हमारे पास बीम, ये यहां से ऐसा, तो देखिए ये L/3 है पहला पॉइंट, यहां पर एक फोर्स आ रहा है P, एक फोर्स आ रहा है P, और यहां पर एक फोर्स आ रहा है P। तो पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे, किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे। तो इस पॉइंट के अबाउट मतलब कौन सा फोर्स हो जाएगा, ये P इंटू ये L/3 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर P इंटू L/3 का मोमेंट हो जाएगा, P इंटू L/3 का मोमेंट हो जाएगा। और इसी पॉइंट पे क्या होगा, P इंटू 0, क्योंकि L/3 क्या है, इस पॉइंट पे तो 0 है ना, L कैसे बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में जाके बढ़ रहा है, तो यहां पर यहां पर पहुंच के L/3 हुआ, यहां पर तो L क्या है 0 है ना, तो यहां मोमेंट भी 0। जैसे जैसे L/3 हुआ वैसे वैसे ये वैल्यू आई, मतलब यहां पर ये ग्राफ कैसे जाना चाहिए स्टूडेंट्स, ये ग्राफ जाना चाहिए ऐसे, ये ग्राफ जाना चाहिए ऐसे। समझ में आई बात, समझ में आई। ठीक है, अगर ये पार्ट आपको क्लियर हुआ, ये पार्ट क्लियर हुआ आपको, तो ये मैंने किधर का बताया आप लोगों को, इस तरफ का, मतलब इतना पोर्शन बताया। अगर इधर का बताना चाहूं तो, इधर का बताना चाहूं तो देखो कैसे दिख रहा है आपको, उस तरफ का पार्ट देखना, उस तरफ का पार्ट कैसे दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये यहां से लोडिंग जो है, यहां पर आपको जो लोडिंग मिल रही है वो क्या मिल रही होगी, यहां पर ये इस तरह से P मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से P मिल रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, इस तरह से P मिल रहा है, इस तरह से P मिल रहा है, क्लियर। अब यहां पर क्या हो रहा है, L/3 ऐसा हो रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूं इस पॉइंट पे मोमेंट निकाल दो, तो क्या करोगे, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट पे भी PL/3 हो गया, इस पॉइंट पे भी PL/3 हो गया। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। इस पॉइंट पे भी क्या हो गया, PL/3 हो गया, PL/3 हो जाएगा, है ना। और अब इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देना, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देना, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब देखो इतने रीजन में, इस L/3 रीजन में, इस L/3 रीजन में शियर फोर्स 0, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, शियर फोर्स 0, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। मतलब ये जो L/3 होगा, ये मिडिल L/3 होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा होगा, प्योर बेंडिंग हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ प्योर बेंडिंग हो रहा होगा। और अगर प्योर बेंडिंग हो रहा है तो आपने सोम में पढ़ा होगा, मैं क्या लगा सकता हूं यहां पर, बेंडिंग इक्वेशन लगा सकता हूं। क्या लगा सकता हूं, बेंडिंग इक्वेशन। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, आई गेस आपको ये इस बीम का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्लियर हो गया होगा। इस बीम का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्लियर हो गया होगा, यस, ओके। अब चलते हैं वापस हमारे पुराने डायग्राम की ओर, हमारे पुराने डायग्राम की ओर। तो आपको ये पार्ट यहां पर क्लियर हो गया होगा कि सर इस रीजन में, इस L/3 रीजन में हम प्योर बेंडिंग इक्वेशन लगा सकते हैं। प्योर बेंडिंग इक्वेशन अगर हम यहां लगा रहे हैं तो क्या करते हैं, ये देखिए, इसके न्यूट्रल एक्सिस को हमने आगे बढ़ा दिया। प्योर बेंडिंग इक्वेशन क्या कहता है हमें, प्योर बेंडिंग इक्वेशन क्या कहता है हमें, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, क्या लिखा हमने, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, है ना, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन लिख सकते हैं M/I इक्वल्स टू F/Y इक्वल्स टू E/R, है ना। हमें किसकी जरूरत है,
सिर्फ और सिर्फ m बाय आई और f बाय आई की, है ना। क्यों? m क्या है यहाँ पर, m क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट, i क्या है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, i क्या है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद y क्या है डिस्टेंस ऑफ, अभी y क्या ले रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस ऑफ टॉप फाइबर या फिर टॉप एंड बॉटम फाइबर, डिस्टेंस ऑफ टॉप एंड बॉटम फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। क्या बचा है यहां पर f क्या हो जाएगा स्ट्रेस, है ना। f क्या हो जाएगा स्ट्रेस एट दी टॉप फाइबर और एट दी टॉप एंड बॉटम फाइबर, ये हो गया हमारे पास पूरे फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन। ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा 1 बाय, ठीक है, आर क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। क्लियर हो गया 1 बाय आर कर्वेचर, ठीक है, ये चीज हो गया, ये पार्ट क्लियर हुआ। चलिए अब आपको ये बताना है मुझे कि इस सेक्शन में आपको क्या क्या चीजें पता है। देखिए तो क्या आपको ये पता है कि जो m है वो PL/3 हो जाएगा, अभी प्रूव करा। I उस रेक्टेंगल के लिए I कितना हो जाएगा BD³/12 हो जाएगा। Y, अब y की तरफ अगर अपन देखें, y की अगर तरफ अपन देखें तो y कहां से कहां तक लेंगे हम लोग, y लेंगे नीचे की तरफ, y लेंगे नीचे की तरफ, y लेंगे नीचे की तरफ, y क्यों लेंगे नीचे की तरफ, y क्यों लेंगे क्योंकि हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है और टेंशन नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ y लेंगे। और ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी dy2, ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी dy2। यस और नो, यस और नो। किसी को अगर ये समझ में अगर कोई भूल गया हो बाय चांस तो यहां पर जो स्ट्रेस का वेरिएशन होता है, यहां पर जो स्ट्रेस का वेरिएशन होता है, वेट अ मिनट मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर स्ट्रेस का जो वेरिएशन होता है वो किस तरह से होता है, तो आपको ये पार्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम यहां पर समझते हैं कि यहां पर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे होता है। तो स्ट्रेस का वेरिएशन किस तरह से होगा स्टूडेंट्स, स्ट्रेस का वेरिएशन होता है लीनियर, है ना, स्ट्रेस का वेरिएशन होता है लीनियर। ये कुछ इस तरह से, यहां पर ये ऐसे आ जाएगा, फिर ये यहां पर ऐसे हो जाएगा और यहां से न्यूट्रल एक्सिस पे ये ऐसे चले जाएगा। ये देखिए न्यूट्रल एक्सिस पे क्या हो जाएगा, ऐसे चले जाएगा। ये बना दिया हमने न्यूट्रल एक्सिस आगे की ओर, या कंप्रेशन या टेंशन या नेगेटिव लिख देना या पॉजिटिव लिख देना। हम कौन सी स्ट्रेस निकाल रहे हैं, ये वाली स्ट्रेस, ये वाली स्ट्रेस। तो y कौन सा डिस्टेंस हो गया यहां से यहां, और इसका वैल्यू कितना होगा dy2। अब टेंशन में स्ट्रेस निकाल रहे हैं तो चाहो तो उसको ft लिख देना, क्या लिख देना ft। ये समझ में आया आप लोगों को। चलिए गो लेट्स गेट बैक टू अवर प्रोसेस। क्या था यहां पर y का वैल्यू, y का वैल्यू क्या लिख रहे थे dy2 लिख रहे थे। अब क्या निकालना है यहां से ft निकालना है, क्या निकालना है यहां से ft निकालना है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हुआ। चलिए अगर यहां से ft निकालना है तो ft कैसे बन जाएगा, यहां पर f हो जाएगा हमारे पास m बाय i इंटू y। m का वैल्यू PL/3 अपॉन में क्या करेंगे BD³/12 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा d/2। तो इससे निकल जाएगा हमारे पास ft। देख लीजिए समझ में आया। पहले क्या करा, पूरा टेस्ट समझाया, उसके बाद क्या करा, एक एक चीज बताई कि कैसे कैसे हम लोगों ने उसका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, लोडिंग का टाइप समझाया, फिर बताया कि किस पर्टिकुलर रीजन में प्योर बेंडिंग है क्योंकि उस रीजन में सिर्फ बेंडिंग हो रही है, शियर फोर्स 0 है, तो वहां पर बेंडिंग इक्वेशन लगा सकते हैं। और बेंडिंग इक्वेशन लगा सकते हैं अगर, तो बेंडिंग इक्वेशन की मदद से हम स्ट्रेसेस इन टॉप एंड बॉटम फाइबर निकाल सकते हैं। बॉटम फाइबर में क्यों गए, बॉटम फाइबर में इसलिए गए क्योंकि बॉटम में ही टेंशन हो रहा है और टॉप मोस्ट सॉरी बॉटम मोस्ट मतलब d/2 नीचे की तरफ क्यों आए न्यूट्रल एक्सिस से, d/2 नीचे की तरफ क्यों आए न्यूट्रल एक्सिस से, क्योंकि वहीं पर स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगी। अगर ऐसा लग रहा हो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो ये देख लो डायग्राम में, ये देख लो डायग्राम में सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड कहां दिख रहा है, नीचे की तरफ, क्योंकि यहां मैग्नीट्यूड कितना है इतना, यहां उससे कम, फिर ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा कहां है नीचे, इसीलिए नीचे की तरफ गए। ठीक है, तो आई गेस
आपको आई गेस आपको ये पूरा का पूरा जो मैंने टेस्ट बताया है, आई गेस मैंने जो पूरा का पूरा टेस्ट आपको यहां पर बताया है ये क्लियर हो गया होगा। ये हमने किया, ठीक है, ये हमने यहां पर किया, इससे यहां पर सिर्फ बॉक्स में डाल रहा हूं और कुछ भी नहीं करा, तो देख लीजिए आपको एक बार में स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल होगा। फ्लेक्सर टेस्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट पेज पे क्या किया है मैंने, इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बनाया सिर्फ, क्लियर हो गया ये चीज। अब क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ अंडर बेंडिंग, क्या बोल रहा हूं, अंडर बेंडिंग, क्योंकि फ्लेक्सर का मतलब बेंडिंग, अंडर बेंडिंग निकालने के लिए हर बार ऐसा ही करना पड़ेगा, हर बार क्या ऐसा ही करना पड़ेगा, तो मैं जवाब दूंगा नहीं। हमारा एक दोस्त है, हमारे दोस्त का नाम क्या है, हमारे दोस्त का नाम है, अब आएगा दोस्त का नाम, एस पर IS 456/2000 the tensile strength of concrete, the tensile strength of concrete under bending is 0.7 under root FCK, 0.7 under root FCK। समझ में आया आपको, क्या लेना है, 0.7 under root FCK, समझ में आया। it is denoted by किससे डिनोट करेंगे, FCR, ये भी आपको याद रखना है, कैसे डिनोट किया जाएगा, FCR। एक और बात बताऊंगा, क्या बताऊंगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, क्या कहलाता है ये, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, ओके, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर कहलाता है ये, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर कहलाता है। और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हुआ। इतनी चीजें मैंने आपको जो बता दी है टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में वो ये है, ठीक है। तो क्या डिजाइन में हम लोग FCR डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम FCR 0.7 अंडर रूट FCK लेके चलेंगे, तो मैं आपको इसका जवाब दूंगा हाँ, यही लेके चलेंगे, FCR इक्वल्स टू 0.7 अंडर रूट FCK। क्लियर हुआ, ये पूरा टेस्ट क्लियर हुआ, ठीक है, समझ में आया कि ये काम का है, ये काम का है, टेस्ट समझ में आया, ठीक है, किस अप्रोच से करा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये याद रखना है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट और लास्ट टेस्ट देख लेते हैं, हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट और लास्ट टेस्ट, दैट इज स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट, है ना। अब देखिए स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप इसमें क्या लेंगे, एक सिलेंडर लेंगे। अब सिलेंडर काय का रहेगा, कंक्रीट का। सिलेंडर का शेप क्या होता है, ये देखिए, ये सिलेंडर का शेप है, दिख रहा है आपको, ये देखिए सेम, बस यही लेना है, ठीक है। तो सिलेंडर लेंगे, देखिए, तो सिलेंडर लिया, अब जैसा बने वैसा देखिएगा, ठीक है, ये देखिए, ये सिलेंडर लिया और ये यहां से इस तरह से हुआ, सिलेंडर लिया और ये यहां से इस तरह से हुआ। अब देखिएगा, ठीक है, ये चीज हो गया। अब इस सिलेंडर का जो लेंथ है, इस सिलेंडर का लेंथ अगर हम लिखना चाहें तो मान लीजिए ये सिलेंडर का लेंथ हमने बता दिया, यहां से यहां तक का L है ना, यहां से यहां तक का जो सिलेंडर का लेंथ है वो क्या हो गया, L हो गया। इसका जो डायमीटर है वो क्या हो गया मेरे पास, इस तरह से D हो गया, इस तरह से ये D हो गया। समझ में आई बात। अगर इतना समझ में आया तो इसके बाद क्या करो, इसके ऊपर एक लाइन लोडिंग लगा दो।
इसके ऊपर एक लाइन लोडिंग लगा दो, तो लाइन लोडिंग कैसे लगेगी, इसके डायमीटर के एंड्स पे, इसके डायमीटर के एंड्स पे ऐसे लाइन लोडिंग लगा दो। देखो मैं लगा रहा हूं, ठीक है, ये देखो, दिखा आप लोगों को, ये देखिए दिखा आप लोगों को यहां पर। अब डायमीटर के एंड्स पे लगाने का बोला ना, तो इसको ऐसे कनेक्ट करोगे तो ये डायमीटर ही तो बन रहा है, ये इसको कनेक्ट करोगे तो ये ऐसा डायमीटर ही बन रहा है। अब मान लीजिए ये जो लोडिंग का इंटेंसिटी था, है ना, वो सब चीजें तो हम डिसाइड करते हैं बाद में। मान लीजिए ये हमारा वो सिलेंडर था, दिख रहा है, ये देखिए सिलेंडर दिख रहा है। अब इसके ऊपर मैंने क्या करा, ये देखिए, इसको मैंने क्या करा, इस तरह से पकड़ा और ऐसे दबाया, तो ये बाहर जाते हुए दिख रहा है, ये देखो बाहर जाते हुए दिख रहा है, ये देखो बाहर जाते हुए दिख रहा है, बाहर जाते हुए दिख रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इसमें ऐसा टेंशन, इसमें टेंशन, ये देखो टेंशन समझ में आ रहा है। मतलब जब इसको पकड़ के मैं ऐसा दबाऊंगा तो ये ऐसा बाहर की तरफ जाएगा, हाँ या ना, बाहर की तरफ जाएगा ना। तो जब बाहर की तरफ जाएगा तो यहां पे क्रैक डेवलप करेगा, यहां पर क्रैक डेवलप करेगा। मान लीजिए जिस लोड पे क्रैक डेवलप हुए वो ऊपर से P किलो न्यूटन लग रहा था ऐसे, और यहां से भी क्या हो रहा था, P किलो न्यूटन लग रहा था ऐसे, समझ में आई, ऐसे P किलो न्यूटन लग रहा था। तो इस केस में जब मुझे FCT कैलकुलेट करना होगा, उसका वैल्यू होगा 2P अपॉन में पाई डी इंटू एल, 2P अपॉन में पाई डी एल। इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। बात समझ में आई, क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ इसे ही बोला जाता है। ये बात क्लियर हो गई, FCT इज इक्वल टू 2P अपॉन में पाई डी एल, ये हो जाएगा स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। बट इसे भी हम लोग डिजाइन पर्पज से नहीं लेते, डिजाइन पर्पज से सिर्फ और सिर्फ FCR, दैट इज मॉडुलस ऑफ रप्चर, दैट इज फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसे ही लिया जाता है ना। वैसे इसका कभी कोई काम भी नहीं पड़ेगा आपको डिजाइन में, बट एक बात बता देता हूं, ध्यान रखेंगे, जो FCT होता है वो 0.66 टाइम्स ऑफ FCR होता है, वो 0.66 टाइम्स ऑफ FCR होता है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को, ये देखिए ये पार्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आप लोगों को, आई गेस इट इज क्लियर। अब कितनी चीजें पढ़ी हम लोगों ने देखा जाए तो, देख लीजिए आप लोग, इसे एक बार समझ लीजिए कि कैसे कैसे किया गया है। आई गेस आपको तीनों टेस्ट, ये था हमारा मॉडुलस ऑफ रप्चर वाला। देखिए ये शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक बार और देख लीजिए, ठीक है। मोमेंट भी मैंने आप लोगों को आधा आधा करके, एक बार इधर लेफ्ट से एक बार उधर राइट से लिखना सिखाया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को टेस्ट समझाया था, किस तरह से हमने किया। यहां पर स्ट्रेंथ को FCR से डिनोट करेंगे, ये बीम था, इसका क्रॉस सेक्शन था, चाहे तो यहाँ ये हो गया हमारा स्ट्रेस वेरिएशन, ऊपर मतलब बेंडिंग के कारण ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन। तो हमने एक एक चीज यहां पर समझ ली है, क्या कुछ बचता है जो मुझे आपको और बताना चाहिए? तो हाँ, एक रिलेशनशिप याद रखिएगा, ये हो गई हमारी डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, ये हो गई हमारे पास स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट, और ये हो गया हमारे पास FCR, दैट इज मॉडुलस ऑफ रप्चर। इनमें रिलेशनशिप होता है ऐसा, तो FCR जो है वो हमारे बड़े भैया हैं, FT जो है हमारे छोटे भैया हैं, और ये बीच वाले भैया हैं। समझ में आ गया, छोटे, बड़े और बीच वाले। समझ में आई बात आप लोगों को, हाँ या ना? ठीक है, तो ये बहुत ही एक इजी सी प्रॉपर्टी थी कंक्रीट की, जिसे हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। वापस बोल देता हूं ये बात कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है वो इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि उसका वैल्यू बहुत कम है। क्योंकि अगर एग्जाम्पल से भी अगर आपको मैं समझाना चाहूं, अगर आपको एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाए, अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना, छोटी मोटी एग्जामों में आते रहते हैं, इवन गेट में भी पूछा गया है, गेट छोटी मोटी एग्जाम नहीं है बट पूछा जाता है, कैलकुलेट, क्या पूछा जाता है, कैलकुलेट दी टेंसाइल स्ट्रेंथ डायरेक्ट, इवन, और अगर एग्जैक्टली लिखना हो तो कैलकुलेट दी
फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये क्वेश्चन आ गया, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये क्वेश्चन आ गया। तो कैसे करोगे भाई, देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, ये क्वेश्चन आ गया, कैसे करोगे। सबसे पहली बात यहां पर आइडेंटिफाई करोगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25। अगर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो FC के कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। FCR का फॉर्मूला कितना है, 0.7 अंडर रूट, 0.7 अंडर रूट व्हाट, FC के दैट इज 25, दैट इज 5, तो 0.7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, बट एग्जाम में पूछा जाता है। एक्चुअली में क्या होता है ना, मतलब मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि जो चीजें एक आसान है उन्हें लेके स्टूडेंट्स कई बार क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे 5000 अंडर रूट FC के भी होता है और 0.7 अंडर रूट FC के भी होता है, याद है अभी हमको। लेकिन कई बार क्या होता है, मैंने देखा है स्टूडेंट 0.7 FC के लगा देते हैं या वहां पर 5000 FC के लगा देते हैं। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, और इस तरीके के क्वेश्चन अगर गेट में मिल रहा है, मतलब आप समझिए कि RCC से कितनी छोटी छोटी बेसिक चीजें पूछी जा सकती है, प्रॉपर्टीज से भी, ठीक है, प्रॉपर्टीज से भी। आगे जाके एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जहां पर आपको IS कोड के सारे रेगुलेशंस या फिर सारे क्लॉज लिखवाऊंगा बीम के लिए, है ना, बीम के लिए सारे IS कोड से जितने भी बीम के लिए क्लॉज है वो लिखवाऊंगा, और बताऊंगा कि वहां से भी किस तरह से गेट में क्वेश्चन बन के आ सकता है और पूछा भी गया है, ठीक है। तो कई बार स्टूडेंट इन छोटी छोटी बातों को ये सोच के ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि यार नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी रैंक के लिए तैयारी कर रहे हो, एक अच्छे स्कोर के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको जितना बताया जा रहा है उतना तो आपको करना ही करना है ना, उतना तो आपको करना ही करना है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसी बात के साथ आज का सेशन करते हैं एंड। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी पूरी समझ में आ गई होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।